जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छे टेस्टों की श्रृंखला हमारी चल रही है और बहुत अच्छे प्रश्नों को हम लोग हल करते जा रहे हैं। सूचनात्मक प्रश्न वो होते हैं जिसमें प्रश्न को हल करने के लिए सही विकल्प चुनने के लिए आपको केवल जानकारी होना आवश्यक है। चिंतन स्तर के प्रश्न वो होते हैं जहां जानकारी से आगे की आपकी दक्षता की आवश्यकता होती है, जहां पे आप कुछ निर्णय ले सके, निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। मैं प्रयास करता हूं दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो, चिंतन स्तर के प्रश्नों का ज्यादा। तो इस खंड में हमने कुछ अच्छे प्रश्न लिए हैं, सूचनात्मक भी हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपोर्टेंट सवाल हैं और आप लोग देखेंगे हर एक प्रश्न जो है वो अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा। बुनियादी संख्या साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये अवधारणा जो है आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एनईपी 2020 की बात कर रहा हूं। एनईपी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक मिशन चलाया गया, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण भारत मिशन है। निपुण भारत मिशन का एक भाग था FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। और ये जो मिशन चलाया गया FLN, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर FLN की ट्रेनिंग्स हुई, टीचर्स को ट्रेंड किया गया और ये लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक बालकों को 3 से 9 वर्ष की उम्र के बालकों को, विकल्प है 3 से 10, 5 से 13, 6 से 14, 3 से 9, 3 से 9 वर्ष की बालकों को 2025 तक ये दक्षताएं विकसित की जाएंगी बालकों के अंदर कि वे केवल पढ़े नहीं, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि लिटरेसी साक्षरता ऐसी हो जो बुनियादी साक्षरता हो, यानी कि बच्चा केवल अटक अटक के पढ़ रहा है ऐसा नहीं, बच्चा पढ़े, फ्लुएंट वे में पढ़े। जब पढ़ने की समस्या दूर हो जाएगी तो समझ करके पढ़ेगा। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, है ना, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और संख्यात्मक कौशल उसके विकसित हो, गणनात्मक कौशल उसके विकसित। क्योंकि ये पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर भारत में बच्चों के अंदर पढ़ने की क्षमता और गणितीय क्षमता ये दोनों बड़ी कम पाई गई। जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे जो हुए, उस राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे में भी ये बात है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, वहां पे बच्चों के अंदर कई सारी कमी आई। तो ये एक लक्ष्य रखा गया FLN का, और ये ध्यान रखेंगे 3 से 9 वर्ष के। और 3 से 9 वर्ष के अगर हम कक्षा वर्ग देखेंगे तो PP1, प्री प्राइमरी 1 का बच्चा 3 साल का होता है, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आएगा, 7 वर्ष का होगा तो पहली क्लास पास होगी, 8 वर्ष का होगा तो दूसरी पास होगी, और 9 वर्ष का होगा तो तीसरी पास होगी। तो कक्षा 3 तक अगर कक्षा वर्ग आता है तो PP1 से कक्षा 3 तक, और आयु वर्ग आएगा तो 3 वर्ष से 9 वर्ष तक। ये ध्यान रखना है, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ये FLN का प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रश्न है और अभी वर्तमान संदर्भ में ये प्रश्न बड़ा जीवंत है क्योंकि FLN का कार्यक्रम अभी चल रहा है। अगला प्रश्न है गणित में बुनियादी दक्षताएं कौन सी होती है। ये बिल्कुल गणित के बिल्कुल शिक्षण बिंदुओं की बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने इस बात को पढ़ाया है कि गणित में 2 बुनियादी दक्षताएं मानी जाती है। जैसे भाषाई विषयों में 4 होती है, भाषाई विषयों में 4 होती है। भाषा में 4 कौन सी होती है? भाषा में 4 होती है, और वो 4 कौन सी होती है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भाषा में होती है 4। और गणित में कितनी होती है? गणित में होती है 2। गणित में होती है 2, और गणित में 2 कौन सी होती है? वो होती है संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। बुनियादी दक्षताएं, संख्या ज्ञान, संक्रिया ज्ञान। बुनियादी दक्षताओं का मतलब है कि बाकी सारी संकल्पनाएं जो है वो तब तक आप नहीं पूरी कर सकते जब तक संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान आपका कंप्लीट नहीं है। ये बुनियादी दक्षताएं हैं। और गणित में ये माना जाता है कि गणित की सारी संकल्पनाएं हैं, चाहे संख्या पद्धति है और आगे चल के प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, ब्याज, भिन्न, दशमलव, सारी की सारी चीजें वो संख्या ज्ञान और संक्रिय ज्ञान का ही विस्तार है, इन्हीं पे आधारित है। तो संख्या ज्ञान और संक्रिय ज्ञान, जोड़ना, घटाना, भिन्न दशमलव संख्याएं, गणितीय संकेतों, प्रतीकों का ज्ञान, ये सब जो है गणित में आवश्यक है। लेकिन जब बुनियादी दक्षता शब्द आएगा तो 2 बुनियादी दक्षता होती है, संख्या ज्ञान और संक्रिय ज्ञान। डंकी की चोट पर आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब है, शिफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज्यादा है? यानी कि सीमा है, सीमा के पास 12 है, शिफा के पास 15 है। प्रश्न कह रहा है कि किसके पास ज्यादा है। तो ये किसके पास ज्यादा है, ये तो उत्तर तो सरल ही है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, हमारा शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है कि इस समस्या में किस घटाव संदर्भ का, यानी कि होगा तो इसमें घटाव, लेकिन कौन सा वाला घटाव है? कौन सा वाला घटाव है? क्या समूह में से निकालने वाला घटाव है? समूह में से निकालने वाला घटाव कितना होगा? जैसे प्रश्न आ जाए कि रमेश के पास मान लीजिए 20 भैंस है, 5 बेच दी, कितनी बची? तो कितनी बची ये है समूह में से निकालना, और 20 में से 5 गई तो 15 बची। देखो ये एक प्रकार का प्रश्न है, ये भी घटाने का प्रश्न है। अच्छा घटाने का तो ये भी, इसके पास 12 इसके पास 15 है, तो कितनी ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? तो इसके पास ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 15 में से 12 घटाना पड़ेगा। लेकिन ये घटाव इस घटाव से अलग है, इसमें एक समूह में से आप निकाल रहे हो, तो समूह में से निकालना, ये समूह में से निकालना नहीं है। तुलना, बिल्कुल अभी विकल्प पे बात करेंगे। क्या बचा, ध्यान रखो, क्या बचा की अवधारणा भी इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीमा के में से या शिफा के में से सीमा के घटाओ कितने बचे, ये घटाने की अवधारणा। और पूरक जोड़ क्या होता है? पूरक जोड़ होता है जैसे मान लीजिए 4 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 आ जाए, 4 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 आ जाए, तो आप करते क्या हो? इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप करते हो 7 में से 4 घटाते हो, तो 3, तो उत्तर आएगा 3। तो 4 में 3 जोड़ा जाए ताकि 7 आ जाए। तो ये प्रश्न इस पूरक जोड़ का भी नहीं है, पूरक जोड़ भी नहीं है, समूह में से निकालना भी नहीं है, ध्यान रखो क्या बचा भी नहीं है, तुलना का प्रश्न है। बच्चे इसमें घटाव सीखेंगे, लेकिन कौन से घटाव के किस संदर्भ को सीखेंगे? क्योंकि ये जैसे ऐसे संदर्भ आपको समझने पड़ेंगे। ऐसे संदर्भ केवल घटाव में, योग में भी होते हैं। जैसे आप इन 2 प्रकार के योग को देखो, इन 2 प्रकार के योग को देखो कि जैसे ए के पास मान लीजिए 25 आम थे, बी के पास 15 आम थे, दोनों के कुल आम कितने हैं? तो दोनों के कुल आम कितने हैं? तो 40 आम। एक योग का सवाल तो ये है। और एक योग का सवाल ये है कि ए की आय 100 रुपए थी, अगले महीने 25 रुपए आय 25 रुपए बढ़ी, तो कुल आय कितनी हो गई? तो कुल आय हो गई 100 + 25, 125। ये भी जोड़ का प्रश्न है, ये भी जोड़ का प्रश्न है, ये भी जोड़ का प्रश्न। लेकिन ध्यान रखो इस जोड़ के इस संदर्भ में और जोड़ के इस संदर्भ में अलग अलग अंतर है। ये संवर्धनकारी जोड़ है, संवर्धनकारी यानी कि पहले से जो मान है उसमें संवर्धन हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, ये तो इस प्रकार का जोड़ है। और ये समूहीकरण है, ये दो जनों का टोटल अलग अलग है, अलग अलग राशियां उनको जोड़ना, ये अलग संदर्भ है। तो योग के घटाव के अलग अलग संदर्भ होते हैं। इसमें संदर्भ तुलना का संदर्भ है, किस पे ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, ये तुलना का संदर्भ। और कितने, तो कितने के लिए आप एक में से दूसरे को घटाओगे, ये तुलना है। क्लियर। अगला प्रश्न है, ऐसे ये होते चिंतन स्तर के प्रश्न, यहां आपकी समझ काम करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। मतलब आकार की और स्थान की, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसको देख करके आपको ये लगेगा कि इस वाले बच्चे ने अभी आकार और स्थान को समझा नहीं है? देखो एक बार, जब बच्चा पर्यावरण में वस्तुओं और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है, पर्यावरण में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, गोल हैं, चौकोर हैं, त्रिकोणीय हैं, अनियमित आकार की हैं, उनको देखता है और पहचानने की कोशिश करता है, इसका मतलब आकार और स्थान की समझ प्राप्त कर रहा है वो। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोले आदि आकृतियों के नाम रटता है, को ये जो रटना शब्द जहां नकारात्मक देखे तुरंत गड़बड़ पहचान लेना, इसका मतलब यही उत्तर इसका सही होगा। और आगे देखते हैं, जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है, यानी कि उसका आकार है, 2 वस्तुएं अलग अलग है, कोई वस्तु है और उसके आकार, उन दोनों के बीच संबंध। तो इसका मतलब कोई वस्तु अगर गेंद है तो वो गोल है, कोई वस्तु मान लीजिए रबर है तो वो चपटी है। तो किसी वस्तु और उसके आकार के बीच में सोचता है और उसको बताता है, तो वो बच्चा जब बताएगा कि यार गेंद थी, गोल थी, इसका मतलब उसने आकृति की समझ की है। तो इसमें भी समझ विकसित हो रही है।
इसमें भी समझ विकसित हो रही है। जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का प्रयोग करता है, बच्चा एक शब्दावली का प्रयोग करते हुए समझा रहा है, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझा रहा है कि यार तूने गेंद देखी गोल थी, या तूने वो वस्तु देखी उसमें चपटी थी और उधर कोना निकला हुआ था। तो ये जो समझा रहा है वो आकृति के आकार के अवधारणा से वो परिचित हो रहा है, तो यहां भी समझ है। निश्चित तौर पर ये जो विकल्प है, जब बच्चा बिना समझे घन घनाभ गोले इन आकृतियों के नाम रट ले के घन घनाभ गोला और खाली इनके नाम रटे, उसे अंतर ना हो, उसे ये नहीं समझ में आए कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। घन और घनाभ में तो वो सारी भुजाएं जब बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी, तीनों विमाएं बराबर होंगी तो घन होगा, इन तीनों में अंतर होगा तो घनाभ होगा। तो ये समझ खाली नाम रट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आकार की समझ वो नहीं कर रहा है। क्लियर आंसर 20 का। अगला प्रश्न है टक्स मैथ क्या है। टक्स और को बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में सीटेड में आई हुआ प्रश्न है। टक्स मैथ जो होता है एक ओपन सोर्स आर्केड शैली का, ओपन सोर्स आर्केड शैली का वीडियो गेम है ये, जहां अंकगणित सीखा जाता है। वीडियो गेम है ये, अंकगणित सीखने के लिए है, ध्यान रखो अंकगणित सीखने का तो एक खेल है, अंकगणित सीखने का एक खेल है टक्स मैथ, जहां पे अंकगणित सीखा जाता है। ओपन सोर्स कैटेगरी का है, आर्केड शैली का है, और ये प्रश्न परीक्षा में आया सीटेट में। बच्चों ने पहली बार जाना कि टक्स मैथ क्या है। याद रखेंगे टक्स मैथ एक वीडियो गेम का नाम है, और वीडियो गेम ऐसा है जो अंकगणित सिखाता है, ये उसका प्रकार है, ओपन सोर्स आर्केड शैली का वीडियो गेम है। अगला प्रश्न है गणित सभ्यता संस्कृति के दर्पण, ये तो परिभाषा है, परिभाषा आपको याद रखनी है, और ये परिभाषा तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट परिभाषाओं में से एक है, परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है। हॉगबेन की परिभाषा है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये याद रखनी आपको, इसमें आपको कोई चिंता नहीं। ये प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा केंद्र क्या होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी होना चाहिए। प्राथमिक ध्यान को बात प्राथमिक स्तर की चल रही है, क्या प्राथमिक स्तर पर गणित इसलिए पढ़ाया जाए कि उच्चतर स्तर पर गणित की तैयारी हो? नहीं, ये निगेटिव प्रकृति का है। गणित के अमूर्त विचार जानना, हम प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चे की सोच का गणितीकरण करते हैं। हमने अभी पिछले एक प्रश्न में भी देखा था, सोच का गणितीकरण करना है, सोच का तार्किकीकरण करना है। अभी गणित के अमूर्त विचार जानने का काम थोड़ा सा आगे जाकर के करेगा, इसको होल्ड पे रखें। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, बड़ा अच्छा सा विकल्प, श्रेष्ठ विकल्प सा लग रहा है, इसको भी होल्ड पे रखो। विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। अरे अंतरराष्ट्रीय मापदंड विकसित करने में सहायता, ये अभी बच्चा है, बच्चे की जान थोड़ी रहनी है, को ये भी विकल्प गलत है प्राथमिक स्तर पर। और प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा वो ये होगा कि गणित की शिक्षा का केंद्र ये होना चाहिए, उद्देश्य ये नहीं तो होना चाहिए कि बच्चा कक्षा कक्ष की जो पढ़ाई है उससे दैनिक जिंदगी से जोड़े, कक्षा कक्ष में गणित को अपने दैनिक जीवन के गणित से जोड़े। और ये एनसीईआरटी 2005 में चिल्ला चिल्ला करके कहा गया। प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांतों में भी ये बात कही गई, जो 5 प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत हैं एनसीईआरटी 2005 के, उसमें ये कहा गया है कि कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या जो है वो केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, उसे बाहर के वातावरण से जोड़ा जाए। तो गणित बाहर के वातावरण से, दैनिक व्यवहार से जुड़े, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। 8वां प्रश्न है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई, यानी कि इकाई 4 और दहाई 3 लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 34, लेकिन बच्चों ने लिख दिया 43। प्रश्न है कि इस गलती को विद्यार्थियों, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की इस संकल्पना को कैसे समझेंगे? अब बच्चों को ये कैसे समझानी है कि 3 इकाई है, 4 इकाई है, 3 दहाई है, तो उसको कैसे करें? तो आप चारों विकल्प देखें, फिर आपको कौन सा विकल्प। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो, यानी कि इकाई को इकाई के स्तंभ में, दहाई को दहाई के स्तंभ में, सैकड़ा को सैकड़ा के स्तंभ में। और जब स्तंभों में लिखेगा बच्चा तो 3 और 4 को जब ऐसे लिखेगा, फिर संख्या भी उसको एज इट इज ही लिखनी है। तो 43 लिखेगा ही नहीं, वो 43 लिखेगा। ये तरीका बिल्कुल सही है। अभी बात करते हैं स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, बहुत सारे प्रश्न देना। तो ये बाद का काम है, मतलब ये काम तो सही है, गलत नहीं है,
लेकिन बहुत सारे काम अभी बच्चा जब समझ ही नहीं पाया है तो बहुत सारे काम आप बाद में देंगे, इसको अभी हम ज्यादा उचित नहीं मानेंगे। विद्यार्थियों को गिन तारा पर अब एक स्वर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। गिन तारा ध्यान रखो संख्या और संक्रिय ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा एक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। चाइनीज यंत्र होता है गिन तारा, चीनी यंत्र है प्राचीन, उसमें बच्चे को वो जो गेंद डालनी होती है, जैसे दहाई वाले में इकाई वाले में जैसी 10 हो जाएंगी तो 10 के बदले में एक दहाई वाले तार में एक दूसरे कलर की गेंद डल जाएगी, उसमें 10 हो जाएंगी तो सैकड़ा वाले में डल जाएगी। ये जो सीधा सीधा नियम होता है गिनतारा, और ये ध्यान रखो ये संख्या ज्ञान सक्रिय ज्ञान सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिखाने के लिए बात है लिखने की, वो लिख नहीं पा रहा है और उन्हें बताएंगे कि ये गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को डांट देंगे कि ये गलत है 5 बार लिखो, ध्यान रखो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। डी तो डंके की चोट पर गलत है, हमको निर्णय इन तीनों में से लेना है। ध्यान रखो ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सिखाने के लिए बहुत अच्छी है, हम लिखने की बात कर रहे हैं, अभ्यास भी बाद में करेगा। श्रेष्ठ विकल्प है कि आप बच्चों को दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएं। आप जैसे मैंने अभी कहा ये स्तंभ इकाई का, ये स्तंभ दहाई का है, और जब आप स्तंभों में लिखना सिखाएंगे तो फिर बच्चा जब संख्या व्यक्त करेगा तो उससे दिखेगी संख्या, जैसे आपको दिख रही है 34, तो आप उससे स्तंभों में लिखना सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा संख्या लिख पाएगा। गिन तारा उस समझ को विकसित करने के लिए सही यंत्र है। मैं जब इस प्रश्न को बच्चों को एक बार ऑफलाइन क्लास में समझा रहा था, बच्चों ने कहा सर ये ज्यादा ठीक लग रहा है, मैंने कहा गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये समझ विकसित करेगा, हमको लिखाना है, ये लिखाने का प्रश्न है कि बच्चा संख्या गलत लिख रहा है, समझ तो उसकी बन गई कि जब 10 बॉल हो जाएंगी तो एक उठा करके दहाई वाले में डालनी है, दहाई में 10 हो जाएंगी तो उठा करके एक सैकड़ा वाले, समझ उसकी बनी। बात तो लिखने की चल रही है, वो गलत लिख रहा है, बात लिखने की चल रही है। एंड दैट्स व्हाई स्तंभों में लिखना सिखाएंगे और लिखना सिखाएंगे, बच्चे के दिमाग से भ्रम निकल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसका ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है, इसका मतलब 3 असत्य है, 3 गलत है। एक बार देखो, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती है, अंतर्ज्ञान की गलत है बिल्कुल यार, अंतर्ज्ञान की तो बहुत तगड़ी भूमिका होती है। गणित अंदर से आता है, अंतर्ज्ञान से भी आता है, और अंतर्ज्ञान से तो बहुत ज्यादा गणित आता है। बाई बर्थ कई सारे बच्चे गणित में बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, यानी कि गणितीय कथन का एक प्रतिबंध हो सकता है कि वो केवल इस कंडीशन में सही है ना। ये बात अभी सही है, इस पर बात करेंगे। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उपपत्ति से गणित बनता है, ये तो डंके की चोट पे गलत है कि गणित की पुस्तकों में जो प्रमेय दे रखी हैं उनकी उपपत्ति से गणित बनेगा, ये गलत है। ये तो गणित केवल वही थोड़ी जो प्रमेयों में दे रखा है उसको रटना थोड़ी है। एक व्यक्ति सत्य पूछ रहा है, एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है, अंक गणित में अच्छा है, वो गणित में भी अच्छा होगा, और इसका विलोम भी सही है, यानी कि जो गणित में अच्छा है वो परिकलन में भी अच्छा होगा, जो परिकलन में अच्छा है वो गणित में भी अच्छा होगा। ध्यान रखो ये कथन पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए नहीं कि जो अंक गणित में अच्छा है वो आवश्यक नहीं कि रेखा गणित और बीजगणित, बीजगणित में अमूर्त चिंतन चाहिए, रेखा गणित में तर्क शक्ति चाहिए। तो जो बच्चा गणनात्मक तौर पर अंक गणित के सवाल औसत प्रतिशत लाभानी यहाँ पे अच्छा है, जोड़ घटा गुणा अच्छा कर लेता है, तो जरूरी नहीं कि तार्किक, क्योंकि वहां प्रमेय सिद्ध करनी है, रेखा गणित में काम करना है, बीज गणित में काम करना है, वहां पे तर्क चाहिए, अमूर्त चिंतन चाहिए। तो ध्यान रखो गणित के लिए ये भी कथन सही नहीं है कि अगर अंक गणित में परिकलन में अच्छा है तो गणित में भी अच्छा होगा, गणित में अच्छा है तो परिकलन में भी अच्छा होगा, ये आवश्यक नहीं है। सही कथन है गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, गणित के कथन प्रतिबंधित होते हैं यदि ये है तो। जैसे कई बार कहते हैं ना कि पी परमेय संख्या, जैसे आप देखो मैं बताता हूँ प्रतिबंधित कथन क्या है। परमेय संख्या क्या होती है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन जहां q बराबर 0 ना हो तथा p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, ये ऐसे लिखते हैं ना हम। ये परमेय संख्याओं की पूरी परिभाषा है कि परमेय संख्याएं भी होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक प्रतिबंध है, लेकिन जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 5 बटे, अब आपको p बटे q के रूप में प्रतिबंध दिया ही नहीं, तो आप तो ये कहोगे 5 बटे 0 परमेय संख्या है, तो 5 बटे 0 परमेय संख्या थोड़ी होगी, क्योंकि प्रतिबंध लगा है कि नहीं हर 0 नहीं हो सकता है। और दूसरा प्रतिबंध है कि p और q पूर्णांक हो, यानी कि अंश और हर जो है वो पूर्णांक वाले समूह, ऋण वाली ले सकते हैं, धन वाली ले सकते हैं। पूर्णांक जो होता है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो आप वहां से कोई संख्या उठा सकते हो ऊपर नीचे। लेकिन आपको को मैं तो रूट वाली उठाऊं, आपको को मैं तो √2 बटा √3, और आप कह रहे हो कि देखो सब अंश बटे हर भी है, हर 0 भी नहीं है, इसको मानो परमेय, इसको परमेय क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मान सकते।
क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अंश बटे हर तो है और हर जीरो भी नहीं है, दोनों चीजों की, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है, तो ये भी प्रतिबंध है। तो ध्यान रखो, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, गणितीय कथन प्रतिबंधित होते हैं, ये बात कथन सही है, इसका बी बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने 10-10 प्रश्नों का सेट मैंने इसीलिए लिया कि चर्चा विस्तार से हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा, और छोटे छोटे वीडियो से माध्यम से आप जब आप समझेंगे ना, आपकी समझ बहुत ज्यादा अच्छी विकसित होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ए बराबर आप लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 3 का भाग आप 17 में दे रहे हैं, तो 3 5 15 बचेंगे कितने? 2। ये क्या होता है? ये तो ए होता है, ये विभाजक बी होता है, ये क्यू होता है क्वोशंट, और ये क्या होता है? ये आर होता है। तो ए बराबर है ना 17 बराबर बी क्यू 3 इंटू 5 प्लस आर यानी कि 2, ये आप लिखते हैं ना। तो सवाल ये है कि इसमें कौन सा कथन सही है? आर, ये आर जो शेषफल है, बी, ये जो आर शेषफल है आर, ये बी से बड़ा होगा या बराबर होगा? क्या ये जो शेषफल बचेगा, क्या ये कभी भी 3 से, भाजक कितना है 3, क्या कभी 3 से बड़ा हो सकता है? अगर 3 से बड़ा हो गया तो 3 का भाग ही एक बार और चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 बचता तो 3 का भाग एक बार और चला जाएगा, 3 एकम 3, तो 1 बचता। फिर ये शेषफल कभी भी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या ये इसके बराबर हो सकता है? क्या शेषफल 3 का भाग लगा रहा है, शेषफल 3 बच जाएगा? नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 3 बचेगा तो 3 का भाग 3 में एक बार हो जाएगा, 3 एकम 3, 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर होता है, ये कभी भी इस बी के ना तो बराबर हो सकता है और ना बड़ा हो सकता है, हमेशा छोटा होगा, हमेशा। बराबर हो ही नहीं सकता, बड़ा हो नहीं सकता। तो बड़ा या बराबर है, हो नहीं सकता है कभी। आर बी से छोटा या बराबर है, बराबर तो हो ही नहीं सकता है कभी। बराबर देख लिया, आर 0 से बड़ा, आर 0 से बड़ा, ये जो शेषफल आएगा 0 से बड़ा या बराबर है, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, 1 2 जितना भी 3 जो भी है, भाजक पर डिपेंड करेगा, तो बड़ा हो सकता है। और अगला है आर जो है वो 0 से छोटा या बराबर होगा, यानी कि आर 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा, और 0 से छोटा हो गया ऋणात्मक। और ध्यान रखो, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। 0 से छोटा, 0 से छोटा तो ऋणात्मक हो गया ना, तो इसका मतलब ये गलत है, बराबर हो नहीं सकता है, बड़ा हो नहीं सकता है। सही होगा विकल्प ये कि आर शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या बराबर। और इसको लिखा भी जाता है, देखो कैसे लिखा जाता है, जहां प्रतिबंध है इसका, जहां बी, जहां इसको मैं नहीं, जहां बी बड़ा है आर से, बी हमेशा आर से बड़ा होता है, और आर बड़ा है या बराबर है 0 के। ध्यान रखो, ये प्रतिबंध आप ध्यान रखेंगे, जहां बी, भाजक हमेशा आर से बड़ा होगा और आर 0 से बड़ा या बराबर होगा, ये प्रतिबंध होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो सही कथन है कि आर 0 से बड़ा या बराबर। इसको पढ़ते क्या है गणित में, क्या पढ़ते हैं? बी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आर या तो ग्रेटर होगा या 0 होगा, ये प्रतिबंध है। तो गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। इससे पिछला वाला प्रश्न और ये प्रश्न मैंने दोनों इसलिए लिए कि दोनों प्रश्न एक साथ आपके समझ में आएंगे, ये प्रतिबंध है। सही उत्तर होगा ये। तो 10वां प्रश्न आपका ये हो गया है। प्रश्नों में आपको बड़ा मजा आएगा, प्रश्नों में चिंतन बड़ा मजा आएगा। अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं, श्रेष्ठ स्तर के प्रश्न मैंने लिए हैं, और हर एक प्रकार के प्रश्न लूंगा मैं, जितने भी आ सकते हैं ना, जैसे भी आ सकते हैं, वो सारे प्रकार के प्रश्नों का समावेश मुझे करना ही करना है, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में शिक्षण विधियों का भय निकालना है, रटने का काम खत्म करना है, आपकी समझ में शिक्षण विधियां हो इतने शानदार तरीके से हो। और ये टेस्ट वाला जो कोर्स है, ये मेरा बड़ा ड्रीम कोर्स है। मेरे हमेशा दिमाग में था कि ये कोर्स ऐसा बने जिसमें बच्चों के पास इतने अच्छे तरीके से वो बच्चे मतलब कभी जिंदगी में इस चीज को भूल ही नहीं पाए। अगले टेस्ट में हम लोग मुलाकात करेंगे, अच्छे से चर्चाएं करेंगे।
जय हिंद जय भारत।